नमस्कार। नमस्कार। चलिए आज की बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कोट से करते हैं। बिल्कुल। ये 1949 का है। संविधान सभा के एक सदस्य थे, रुस्तम के सिद्धवा। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं एक फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी का जल्द से जल्द गठन हो, ताकि लोगों को पता चले कि उनके अपने नगरों में, उनके अपने गांवों में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फ्रेंचाइज क्या है, पावर्स क्या है, राइट्स क्या है और प्रिविलेजेस क्या है। ये तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है ना? ये बात 1949 की है, पर लगता है जैसे कल ही कही गई हो। बिल्कुल। इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सबने कभी ना कभी ये सोचा है ना कि घर के बाहर सड़क पर गड्ढा है, स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, तो ये ठीक करना किसका काम है? सही बात है। हम अक्सर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं। एक छिपी हुई गवर्नमेंट लेयर चलाती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। आज हमारा मिशन उसी छिपी हुई लेयर को उसे ढूंढना है, उस ब्लैक बॉक्स को खोलना है और समझना है कि हमारे शहरों को असल में चला कौन रहा है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ गड्ढे भरने या कचरा उठाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। आज की इस गहन पड़ताल का मिशन ये समझना है कि हमारे शहरों का फ्यूचर कैसे तय होता है। पानी, सफाई, सड़कें, बाजार, ये सब शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज के हाथ में है। हम इनकी बनावट, इनके काम और सबसे जरूरी एक नागरिक के तौर पर हमारे रोल को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब जहां सरकार और नागरिक दोनों मिलके काम करें। हाँ बिल्कुल, एक साझेदारी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए इस व्यवस्था को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात, शहरी शासन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मतलब गांव के शासन से ये इतना अलग क्यों है? देखिए, इसकी मुख्य वजह है शहरों का कैरेक्टर। शहर बहुत डेंस होते हैं, आबादी ज्यादा होती है और विविधता भी बहुत होती है। अच्छा। अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग जरूरतें, सब एक छोटी सी जगह में रहते हैं। एक गांव में जहां समुदाय काफी हद तक एक जैसा होता है, वहीं मुंबई के किसी एक वार्ड में आपको झुग्गी बस्ती से लेकर हाई राइज अपार्टमेंट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। सही बात है। अब इन सब की जरूरतों को एक साथ मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया होगा। वो सिस्टम कैसा दिखता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारतीय शासन के पिरामिड की कल्पना करना। पिरामिड? हाँ, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर उसके नीचे राज्य सरकारें, और इस पिरामिड का आधार जो सबसे चौड़ा है और लोगों के सबसे करीब, वो है स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल। इस लोकल गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज और शहरी भारत के लिए नगरीय स्थानीय शासन। और आज हमारा फोकस इसी शहरी हिस्से पर है। जी। और इन शहरी संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज मतलब ULBs कहा जाता है। एक बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि ये निकाय स्वायत्त यानी ऑटोनमस होते हैं, पर मुझे ये बात थोड़ी कंफ्यूज करती है। ये असल में कितने ऑटोनमस है? क्या ये सच में अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह फ्री हैं? क्योंकि आखिर में फंड्स और बड़े पॉलिसी डिसीजंस के लिए तो इन्हें स्टेट गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करना पड़ता होगा, है ना? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब आप बॉस कैसे हो सकते हैं अगर कोई और आपकी पॉकेट मनी कंट्रोल कर रहा हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही जमीनी हकीकत है। कागज पर तो ये स्वायत्त हैं। 74वें संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया ताकि ये मजबूत हो सके। राइट। लेकिन असलियत में, जैसा आपने कहा, इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता अक्सर राज्य सरकारों के रहमो करम पर होती है। फंड्स, फंक्शनरीज और फंक्शंस, जिन्हें 3Fs कहा जाता है, का ट्रांसफर राज्यों से इन निकायों को पूरी तरह से नहीं हुआ है। अच्छा। और यही वजह है कि कई नगर निगम हमेशा फंड की कमी का रोना रोते रहते हैं। तो वहां स्वायत्ता है, लेकिन शर्तों के साथ। तो यहाँ पर चीजें दिलचस्प हो रही हैं। इसका मतलब ये निकाय एक जैसे नहीं होते, इन्हें आबादी के हिसाब से बांटा गया है, राइट? हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पर 3 स्तर हैं। सबसे पहले वो कस्बे जो गांव से शहर बनने की ट्रांजिशन फेज में हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, वहां नगर पंचायत होती है। ओके, नगर पंचायत। फिर आते हैं छोटे शहर, जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, वहां नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। ठीक है। और फिर आते हैं बड़े महानगर, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले, जहां नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई।
स्पीकिंग ऑफ चेन्नई, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। बताइए। भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास कॉरपोरेशन है, जिसे अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कहते हैं। ये 1688 में बना था। 1688? वो तो मुगल काल के अंत का समय था। हाँ, और मुझे जो बात सबसे फैसिनेटिंग लगी वो ये कि 1792 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट ने इसे स्थानीय टैक्स लगाने की पावर दी। अच्छा। ये भारत में अर्बन सेल्फ गवर्नेंस यानी शहरी स्वशासन की एक तरह से ठोस शुरुआत थी। मतलब शहर अपने खर्चे के लिए खुद पैसा जुटा सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह बृहन मुंबई नगर निगम 1865 में बना, जो आज भी देश के सबसे पावरफुल और अमीर नगर निगमों में से एक है। और ये इतिहास जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि शहरों को मैनेज करने का आइडिया भारत में नया नहीं है। लेकिन आज चुनौती स्केल की है। 1865 के बॉम्बे और आज की मुंबई में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये पूरा सिस्टम जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचता है वो भी समझना जरूरी है। हर शहर को छोटे छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। बिल्कुल। और हर वार्ड का एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जिसे हम पार्षद या कॉर्पोरेटर कहते हैं। और इन्हीं वार्ड्स में वार्ड समितियां भी होती हैं, है ना? ये क्या करती हैं? क्या ये सच में काम करती हैं? ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वार्ड कमिटीज का आइडिया है कि लोकल डिसीजन मेकिंग में नागरिकों की सीधी भागीदारी हो। कैसे? ये समितियां स्वास्थ्य शिविर लगवाने, पानी के लीकेज, जाम नालियों या टूटी सड़कों जैसी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं। ये स्थानीय निवासियों और बड़े नगर निगम के बीच एक पुल की तरह हैं। मुझे पुणे में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने किस्सा सुनाया था। हाँ? उनके मोहल्ले में गली में हर मॉनसून में पानी भर जाता था। सालों से शिकायतें कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी वार्ड कमेटी के जरिए एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाया। रोज तस्वीरें खींचकर और साइन की हुई एप्लीकेशन कॉर्पोरेटर के ऑफिस में भेजते थे। अरे वाह! 1 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार वो काम हो गया। ये दिखाता है कि अगर लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो ये हाइपर लोकल लेवल असल में बहुत पावरफुल हो सकता है। वाह! तो ये तो हुई इस सिस्टम के ब्लूप्रिंट की बात। पिरामिड, काउंसिल, वार्ड, कागज पर तो सब बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ब्लूप्रिंट से गड्ढा तो नहीं भरता। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। ये पूरी मशीनरी असल में करती क्या है? इसका काम हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे नजर आता है? इसके लिए इंदौर नगर निगम की सेवाओं की लिस्ट एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप उस लिस्ट को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इनका काम कितना कितना फैला हुआ है। मैंने वो लिस्ट देखी और मेरा तो सिर चकरा गया। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल वसूलने जैसे फाइनेंशियल काम तो है ही, लेकिन साथ में कचरा मैनेजमेंट, जिसमें गीला सूखा कूड़ा अलग अलग कलेक्ट करना शामिल है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। राइट। मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना, फायर ब्रिगेड की सेवाएं देना, पानी के टैंकर भेजना, यहाँ तक के पेड़ काटने की परमिशन देना भी इनके हाथ में है। सोचिए। सेप्टिक टैंक की सफाई से लेकर आवारा पशुओं को पकड़ने तक शायद ही कोई ऐसी सिविक सर्विस हो जो इनके दायरे में ना आती हो। एग्जैक्टली। और इन सभी कामों में एक टेंशन छिपी होती है। टेंशन? कैसी टेंशन? एक तरफ से रोजमर्रा का मेंटेनेंस, सड़कें साफ रखना, नालियां चालू रखना, कचरा उठाना, और दूसरी तरफ है भविष्य के लिए प्लानिंग और डेवलपमेंट। मतलब नया पार्क कहाँ बनेगा, शहर को और फ्लाईओवर की जरूरत है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कदम उठाने हैं। ज्यादातर नगर निगम इस पहली चीज यानी मेंटेनेंस में इतने उलझे रहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए उनके पास न तो वक्त होता है, न पैसा और न ही विजन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं पर सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया आता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ। ये सिर्फ एक फैंसी टर्म है या इसका कोई मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये अर्बन गवर्नेंस की आत्मा है। इसे समझने के लिए शहर को एक पॉटलक डिनर की तरह सोचिए। पॉटलक डिनर दिलचस्प है। नगर निगम मेन कोर्स ला सकता है, जैसे कि सड़क बना देना, लेकिन अगर नागरिक यानी हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं लाएंगे, जैसे सड़क को साफ रखना, उस पर कूड़ा ना फेंकना, हाँ, या गड्ढा होने पर रिपोर्ट करना, तो वो डिनर अधूरा रह जाएगा। शहर को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरा पहलू देखना चाहूंगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? हम नागरिकों से उम्मीद करें कि वो कचरा अलग करें और पानी की लीकेज रिपोर्ट करें, जबकि कई बार हफ्तों तक उनकी बेसिक सर्विसेज ही पूरी नहीं होती। क्या सिस्टम की नाकामी का बोझ भी नागरिकों पर डालना सही है? आपका सवाल 100% वैलिड है
और ये पहले कौन वाली बहस है, मुर्गी अंडा। हाँ, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखें, जब नागरिक एक्टिव होते हैं तो वो सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं। इंदौर लगातार 7 साल तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ का नगर निगम बहुत एफिशिएंट है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया, सफाई को अपनी आदत में शुमार कर लिया। अच्छा, जब करोड़ों लोग एक ही दिशा में काम करते हैं तो सिस्टम को भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नागरिक भागीदारी सिस्टम पर एक पॉजिटिव प्रेशर बनाती है। इंदौर का उदाहरण वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि बदलाव संभव है। अच्छा, शहरी और ग्रामीण जीवन की कम्युनिटी स्पिरिट पर भी हमारे सोर्सेज में एक बड़ी दिलचस्प बातचीत है समीर और अनीता के बीच। हाँ, वो बातचीत अर्बन रूरल डिवाइड को बहुत अच्छे से पकड़ती है। अनीता जो शहर से है वो बताती है कि शहर कितने बिजी और भीड़ भाड़ वाले हैं। लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपने काम से काम रखते हैं और कई बार तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते हैं। एक तरह की गुमनामी होती है शहर में। बिल्कुल। और समीर जो गांव से है वो इसका ठीक उल्टा बताता है कि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये गांव का अपनापन वीएस शहर की गुमनामी वाली क्लासिक तस्वीर है। बिल्कुल। लेकिन उसी बातचीत से दो ऐसी कहानियां निकलती हैं जो इस क्लासिक तस्वीर को थोड़ा चैलेंज करती हैं और दिखाते हैं कि असलियत ज्यादा न्यूएंस्ड है। हाँ, पहली कहानी अनीता सुनाती है और वो कमाल है। वो बताती है कि उसकी शहर में भारी बारिश की वजह से एक घर गिर गया। अच्छा। और जैसे ही ये हुआ, आस पड़ोस से दर्जनों लोग मदद के लिए भागे चले आए। अच्छा। उन्होंने मिलकर मलबा हटाया, लोगों को बाहर निकाला। ये दिखाता है कि शहर की उस गुमनामी की परत के नीचे कम्युनिटी स्पिरिट्स जिंदा है। सही बात है। शायद वो रोज नजर नहीं आती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो शहर भी एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल इमेज है। ये हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है, वहां भी इंसानियत और आपसी जुड़ाव मौजूद है। और दूसरी कहानी समीर की है, जो मेरे हिसाब से लोकतंत्र के सबसे फंडामेंटल आइडिया को सामने लाती है। कौन सी? उसने बताया कि गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि बिजली का एक तार बहुत खतरनाक तरीके से नीचे लटक रहा है। ओके। उन बच्चों ने न सिर्फ बड़ों को बताया, बल्कि ग्राम सभा के एक सदस्य को सुझाव दिया कि उस खंभे को ही वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। और जानते हैं क्या हुआ? क्या? उनकी बात मान ली गई और खंभे को शिफ्ट कर दिया गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है ना? ये कहानी हर नागरिक को, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, एम्पावर करती है। ये बताती है कि लोकतंत्र में आपकी आवाज की कीमत है। आपको सिर्फ समस्या बताने की जरूरत नहीं है, आप समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। उन बच्चों ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने सल्यूशन भी सुझाया। और उनकी बात सुनी गई। यही ग्रासरूट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो गांव की ग्राम सभा हो या शहर का नगर निगम, आइडिया यही है कि हर आवाज मायने रखती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक हमारे शहरों में लोकतंत्र की नींव है। उनका एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूती हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। इसकी सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर टिकी है। बिल्कुल। भागीदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आसपास की चीजों के बारे में जागरूक रहने, सवाल पूछने और समाधान का हिस्सा बनने में है। इंदौर का उदाहरण हमें यही सिखाता है। हाँ, कि जब नागरिक और सरकार मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में नागरिकों के कर्तव्यों पर बहुत जोर दिया गया है, जो जरूरी भी है। लेकिन ये एक और बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। और वो सवाल है, जब ये स्थानीय निकाय अपने कर्तव्यों को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, तब नागरिकों के अधिकार क्या हैं? एग्जैक्टली। एक अकेला इंसान या एक पूरा मोहल्ला टूटी सड़कों, हफ्तों से ना उठने वाले कचरे या पानी की किल्लत जैसी समस्याओं के लिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह कैसे ठहरा सकता है? इस अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या मैकेनिज्म है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर जागरूक शहरी नागरिक को सोचना चाहिए।